जय हिंद बच्चों, 5 व्हील पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं इंजीनियर डीके सिंह, यूनिवर्सिटी टॉपर। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड और भी बहुत सारी छोटी छोटी टॉपिक्स, कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी। बट आज हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, समविभव पृष्ठ। आज की मुख्य टॉपिक्स होगी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जो कि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है प्रत्येक प्रकार के एग्जाम के लिए। तो मुझे विश्वास है कि आप इसे अच्छी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ जो है स्टडी करेंगे। और मैं अपने टॉपिक्स पे आगे बढ़ने से पहले कहूँगा कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे एक दिन। हकीकत में तू जरा कोशिश तो कर। तो आइए हम लोग अपने कोशिश की तरफ आगे बढ़ते हैं ख्वाब को बदलने के लिए। आपके सामने एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन रखा गया है, देखेंगे। हम लोग इस प्रॉब्लम से शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक्स को। करेगी फॉर द सोर्स चार्ज प्लस क्यू एज शोन इन फिगर, calculate the electric potential at 1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। मान लो बच्चों हमारे पास एक सोर्स चार्ज है Q और Q एक पॉजिटिव चार्ज है। आप सपोज करेंगे कि इस Q के सेंटर से 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर, डेट मीन्स 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर के डिस्टेंस पर, ये इसको आप मान लो 1 मीटर की डिस्टेंस, इसको कंसीडर कर लो 2 मीटर की डिस्टेंस और इसको कंसीडर कर लो 3 मीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट से। मान लो ये है O, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B और ये है पॉइंट C। तो आपको पोटेंशियल बताना है A, B और C पर। आपको पोटेंशियल बताना है पॉइंट A, B और C पर। तो आप देख लो, सपोज करो यहाँ से डिस्टेंस R1 1 मीटर, R2 2 मीटर और R3 3 मीटर है ना बाबू। तो अगर मैं V1 की बात करूँ तो हम लोग पढ़े थे KQ बाई R1। अगर आप K को K रहने दो, Q को Q रहने दो, R1 तो 1 ही है, डेट मीन्स ये हो जाएगा KQ। अगर मैं V2 की बात करूं मेरे बाबू तो ये हो जाएगा KQ बाई R2 और R2 की बात करें तो ये KQ रहने दीजिए और R2 का वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर। 2 मीटर की बात करें तो ये मैं अगर 1 में 2 से डिवाइड करूँ तो 0.5 KQ हो जाएगा। फिर अगर बाबू मेरे V3 की बात किया जाए अगर, तो ये हो जाएगा KQ बाई कितना, तो 3 मीटर। डेट मीन्स 1/3 बोले तो आप इसको लिख सकते हैं 0.33 KQ। अब आप बताओ कि V1 V2 V3 में कौन बड़ा है। तो आप देख रहे हो कि V1 का वैल्यू KQ है, V2 का वैल्यू 0.5 KQ है और V3 का वैल्यू 0.3 KQ है। मीन्स यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जो V1 है वह बड़ा है V2 से और V2 बड़ा है V3 से। यानी पॉइंट चार्ज से जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पोटेंशियल घटते चला जाता है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो अगर स्क्रीनशॉट ले लियो, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान है। बस चार्ज इंटू K इंटू Q, K का वैल्यू पुट भी कर सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन, बट ऐसे ही रहने दो। बस आपको ये समझना है कि पॉजिटिव चार्ज से जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी पोटेंशियल घटेगा, इसके से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बिल्कुल इसी के सिमिलर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख लो। करेगी फॉर द सोर्स चार्ज माइनस Q एज शोन इन फिगर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर। मान लो बच्चों हमारे पास एक सोर्स चार्ज है -Q और इस सोर्स चार्ज से
इस सोर्स चार्ज से 1 मीटर, फिर समझ लो 2 मीटर, और फिर समझ लो 2 मीटर हो गया। 3 मीटर की अगर मैं बात करूं तो 1 मीटर, 2 मीटर और 3 मीटर के डिस्टेंस पर जो है, यानी कि बहुत सारे यानी पॉइंट हैं। मान लो ये भी ए है, ये बी है, ये सी है, और आपको इस पॉइंट ए बी सी पर पोटेंशियल बताना है। यानी सोर्स चार्ज से 1 मीटर पे, 2 मीटर पे और 3 मीटर पे बस चार्ज निगेटिव है। तो बिल्कुल वैसे ही मेरे बाबू, बिल्कुल वैसे ही आपको पता है निगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल निगेटिव होता है। इस डिस्टेंस के R1, R2, R3 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा -KQ, और R1 का वैल्यू 1 है तो -KQ ही रहने दीजिए। अगर मैं V2 की बात करूं तो ये हो जाएगा -KQ/R2, और R2 की बात मान लें तो R2 2 मीटर कह रहा है, और 2 मीटर कहने का मीनिंग है कि 0.05 KQ हो जाएगा, 0.5 KQ हो जाएगा। और यदि V3 की बात करें, V3 की बात करें तो -KQ/R3, और ये -KQ/R3 की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 3 मीटर, और 3 मीटर की बात करें तो ये माइनस में हो जाएगा 0.33 KQ, 0.33 KQ हो जाएगा, यानी माइनस में हो जाएगा ये 0.33 KQ। आप यहाँ देखो, फिर से ध्यान देना, ये निगेटिव चार्ज है, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है -KQ है, और आपको पता है कि निगेटिव में जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता है उसका अमाउंट, उसका जो है यानी वैल्यू छोटा माना जाता है। तो मैग्नीट्यूड तो इसका ज़्यादा है इससे, और इसका वैल्यू जो है यानी V3 से भी बड़ा है, बट जिसका मैग्नीट्यूड निगेटिव में ज़्यादा होता है वो पोटेंशियल छोटा माना जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हो बाबू मेरे, यानी अगर मैं ये बोलूँ कि V1 का वैल्यू जो है छोटा है V2 से, और V2 जो है छोटा है V3 से, ऑन द बेसिस ऑफ निगेटिविटी देखा जाए तो इस तरीके से निगेटिव चार्ज में आप जैसे जैसे पास में आओगे वोल्टेज का वैल्यू हाई निगेटिव होते चला जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा बट निगेटिविटी ज़्यादा होगी, और निगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब कि पोटेंशियल जो है घटता है निगेटिव के लिए। इस बात को हम लोग कल भी पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो है यानी अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज करता है। तो चलो आप इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत छोटी बात है, आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत शानदार टॉपिक से। चलो फिर आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक्स की ओर। एक और छोटा सा क्वेश्चन है, देखो मेरे बाबू, एक और छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहे कि एट ए पॉइंट इन द स्पेस द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ इन द रीजन सराउंडिंग दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी कांस्टेंट अलोंग। आप ध्यान देना बाबू मेरे, एट ए पॉइंट इन ए स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस में किसी पॉइंट पर करें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी कि उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ के डायरेक्शन में है, करें इन द रीजन सराउंडिंग दिस पॉइंट, यानी उस पॉइंट के सराउंडिंग में चारों ओर बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल कांस्टेंट। आप समझो, देखो नॉर्थ जो होता है ना बाबू मेरे, आप यूं समझो, ऐसे हम लोग लेते हैं, ये तुम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दो, तो इसमें नॉर्थ को हमेशा हम लोग ऊपर रखते हैं, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है, और ये साउथ होता है। आप सुनो बाबू मेरे, कह रहे कि कोई ऐसे जगह है जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्थ के डायरेक्शन में है। नॉर्थ बोले तो इस सिचुएशन के हिसाब से आप अपवर्ड ले सकते हो, अपवर्ड ले सकते हो नॉर्थ में। फिर ये बोल रहा है क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में है, तो आपको बताना है कि कोई ऐसा स्पेस, कोई ऐसा जगह बताना है, यानी कि इसमें कौन सा रीजन सही होगा जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है कांस्टेंट हो। तो देखो मेरे बाबू, ये देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा हमेशा, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस पोजीशन पे कांस्टेंट हो सकता है, यानी यहाँ जितना पोटेंशियल होगा यहाँ बिल्कुल सेम टू सेम होगा। अब सपोज करो इस पॉइंट का पोटेंशियल तुम V1 मान लो, तो आगे चलोगे तो मान लो ये V2 ले लो, तो इसके ईच पॉइंट पे पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। ऐसे ही तुम ऊपर बढ़ते जाओ तो ईस्ट टू वेस्ट जो होगा हमेशा पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें देखो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा एलॉन्ग नॉर्थ, एलॉन्ग साउथ,
करें क्या, नीचे से ऊपर जाएंगे तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा? नहीं मेरे बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो पोटेंशियल घटता है, ये बात तुम सीखे हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो पोटेंशियल घटता है, तो सीधी बात है अगर साउथ की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा, अगर ऊपर की ओर घट रहे तो नीचे की ओर बढ़ेगा। तो नॉर्थ और साउथ तो हो ही नहीं सकता है। और देखो तो ये करे कि नॉर्थ, डेट मीन्स ये सही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है। फिर करे साउथ, तो साउथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है तो पोटेंशियल बढ़ेगा, डेट मीन्स ये भी नहीं होगा। नॉर्थ साउथ, तो ये दोनों में जब ये नहीं होगा ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। मीन्स पोटेंशियल कांस्टेंट रह सकता है किधर से किधर, ईस्ट वेस्ट या वेस्ट ईस्ट, दो लिख दे। तो हमारे लिए ऑप्शन बेस्ट कौन है बाबू मेरे? डी। हमारे लिए कौन सा बेस्ट है? डी। आप इसको सिलेक्ट कर लो, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये कई एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है और मुझे विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। अगर इस क्वेश्चन को कभी घुमा के भी दे दे, कोई ऐसा फिगर दे दे, मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया ईस्ट वेस्ट और पूछता है कि पोटेंशियल किधर कांस्टेंट होगा बताओ, तो उस कंडीशन में ये नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में घटेगा, अपोजिट में बढ़ेगा, तो भाई कांस्टेंट कौन रहेगा? इसके परपेंडिकुलर में कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल आसान है, परपेंडिकुलर में कांस्टेंट रहेगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं आज की बहुत मुख्य टॉपिक से, जो कि काफ़ी शानदार होने वाली है और बहुत आसान भी है, मज़ा भी आएगा। तो मुझे विश्वास है कि आप इस टॉपिक्स को जो है बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। सीखना है इसको, बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं है, और एक बार आप ध्यान से सुनते हैं तो मुझे लगता है कि आप लाइफ टाइम के लिए याद कर लेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर मैं बात करूं बाबू इसको, तो हम लोग इसको समविभवी पृष्ठ कहते हैं। इक्व मीन्स इक्वल और पोटेंशियल तो समझते हो, विभव यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस बोले तो समविभव यानी कि ऐसा सरफेस जिसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर हो, बस हो गया। कोई ऐसा सरफेस ले लो जिसके ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर बराबर है तो उसको इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल देंगे। कहता है कि दोज हाइपोथेटिकल सरफेस एट विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एट एनी पॉइंट, यानी कोई ऐसा सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कांस्टेंट होती हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। उसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर मैं बात करूं तो देखो, फिर वही बात मैंने डेफिनेशन के रूप में लिख भी दिया है, कर कि अ सरफेस इज इक्विपोटेंशियल इफ द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट, यानी एक ऐसी सरफेस जिसके एवरी पॉइंट पर यानी प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल जो है कांस्टेंट हो, यानी वेरी नहीं करे, बराबर रहे, बदले नहीं, फिक्स रहे, कांस्टेंट हो, तो उसी को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर बात आती है तो वैसे सभी सरफेस जिसके ईच पॉइंट पर यानी एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर होती है। क्या ये बात समझ में आया? आप लोग कमेंट करके लिख के बताओ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ईच पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। कांस्टेंट के लिए सी और वेरिएबल के लिए वी, कांस्टेंट के लिए सी और वेरिएबल के लिए वी आपको टाइप करना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के ईच पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है या वेरिएबल होता है। बहुत अच्छा, गुड, क्या जवाब दिया आप लोगों ने, मजा आ गया, देख के दिल खुश हो गया। तो बिल्कुल इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसे सरफेस होंगे जिसके एवरी पॉइंट पर, डेट मीन्स ईच पॉइंट पर पोटेंशियल होगी कांस्टेंट होगी, बराबर होगी, बिल्कुल सेम टू सेम होगी, यानी जितनी पोटेंशियल एक पॉइंट पर होगी दूसरी पॉइंट पर भी सेम होगी, वैसे ही सरफेस को इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे। इसी को मैंने एक और भाषा में लिख दिया, कह रहा कि लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन विच द पोटेंशियल इज कांस्टेंट, यानी कोई ऐसा लोकस यानी कोई ऐसी सरफेस, कोई ऐसी व्यवस्था अरेंजमेंट जिसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलेंगे, समविभवी पृष्ठ कहते हैं। तो बहुत टफ तो नहीं है। मान लो बच्चों, इमेजिन करो कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो देखो, ये जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के तुम
इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये आप इमेजिन करो, ये जो डॉट डॉट लाइन दिख रही है ये लाइन नहीं बल्कि एक सरफेस है, ये लाइन है एक सरफेस है, ये लाइन है एक सरफेस है। फिगर को 3D में दिखाने के लिए थोड़ी सी इंक्लाइन आपको दिखाई गई है, बट ये एक सरफेस है, यूँ समझो कि एक ऐसा सरफेस है, ऐसा सरफेस है, ऐसा सरफेस है, बिल्कुल। तो इस पॉइंट पर अगर मैं इस सरफेस को मान लो कि सरफेस नंबर 1 मान लूँ, तो सरफेस के इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, मैं जितना पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ आप ध्यान से देखेंगे, ये जितना भी मैं पॉइंट सेलेक्ट कर रहा हूँ ये ईच पॉइंट पर पोटेंशियल बिल्कुल बराबर होगा। अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल V1 है तो इसके ईच पॉइंट पर V1 ही होगा, यहाँ पर भी V1 होगा, यहाँ पर भी V1 होगा। अगर ईच पॉइंट पर पोटेंशियल V1 ही है तो ये जो डॉट डॉट सरफेस दिख रहा है, एक इमेजिनरी सरफेस दिख रहा है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हुआ। वैसे ही ये भी एक सरफेस आप कंसिडर कर लो, मान लो कि ये एक ऐसा सरफेस है जो बिल्कुल इस इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस के परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस के परपेंडिकुलर है। अगर इसके पॉइंट पर किसी एक पॉइंट पर V2 पोटेंशियल है तो इसके ईच पॉइंट पर V2 होगा, और ये भी जो सरफेस होगा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगा। वैसे ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यानी बिल्कुल सेम जो है, यानी कि कंडीशन में जो सरफेस होगा इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लायंस के परपेंडिकुलर वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। हाँ, इतना ज़रूर है, ये इसकी पोटेंशियल इसके पोटेंशियल से डिफरेंट होगी। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। हो सकता है कि यहाँ 10 वोल्ट हो, यहाँ 8 वोल्ट हो, यहाँ 6 वोल्ट हो, यहाँ 4 वोल्ट, यहाँ 2 वोल्ट, यहाँ जैसे जैसे वोल्ट घटते चला जाए, बट इसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होगा। इसके ईच पॉइंट पर आपस में पोटेंशियल बराबर होगा, इसके ईच पॉइंट पर आपस में बराबर होगा, इसके ईच पॉइंट पर आपस में बराबर होगा, इसके ईच पॉइंट पर आपस में बराबर होगा। तो जब किसी भी सरफेस के ईच पॉइंट पर पोटेंशियल आपस में इक्वल होती हो तो वैसे सरफेस को ही हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। यानी देखिए यहाँ V का वैल्यू कांस्टेंट लिया गया है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस वैसे हाइपोथेटिकल सरफेस होंगे, वैसे इमेजिनरी सरफेस होंगी, वैसी वर्चुअल सरफेस होगी, वैसे अपरेंट सरफेस आप ले सकते हो, या रियल सरफेस भी हो सकता है जिसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर होती है। क्लियर है? यस और नो, यस और नो आप जल्दी से कमेंट करो मेरे बाबू, मेरे लाल लालियों, मेरे सुगा, मेरे तोता, मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। आप इस बात को कमेंट करके बताओ कि क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ में आया, यस और नो। गुड, बहुत अच्छा मेरे बाबू। चलो तो हम लोग इसमें थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। आप ये देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, याद रखोगे, और जो क्वेश्चन बनते हैं, जो प्रॉब्लम्स बनते हैं वो प्रॉपर्टीज से ही बनते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स बनते हैं वो बिल्कुल जो प्रॉब्लम्स होते हैं प्रॉपर्टीज से बनते हैं। आप प्रॉपर्टीज को अगर याद कर लोगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के मैक्सिमम क्वेश्चन आप टेकअप कर लोगे, छूटेगा नहीं आपसे। तो सबसे पहला बात आप देख लो, कर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद रखोगे कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। मीन्स अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे लेकिन हमेशा ये इसके परपेंडिकुलर ही होंगे। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, लेकिन फोर्स अप्लायंस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के। यानी सरफेस बिल्कुल ऐसे होगा इसके परपेंडिकुलर। फोर्स अप्लायंस अगर ऐसे है तो सरफेस बिल्कुल ऐसे होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। दूसरी प्रॉपर्टीज आप देखोगे, करके वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। यानी किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग घुमा दें या कोई चार्ज पार्टिकल मूव करती हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के थ्रू जो वर्क डन होगा वो हमेशा जीरो होगा। डेट मीन्स कोई वर्क डन नहीं होगा। किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस में मूव करने के लिए, डेट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी प्रकार की कोई एनर्जी लॉसेस नहीं होती है।
डेट मीन्स कोई वर्क डन नहीं होता है। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाती है तो वर्क डन का वैल्यू 0 होता है। यानी कोई एनर्जी न तो वो ऑब्जर्व करती है नहीं तो रिलीज करती है। नेट एनर्जी जो होती है 0 होती है, सॉरी मतलब उससे जो ऑब्जर्व और रिलीज एनर्जी की अमाउंट जो होती है 0 होती है। डेट मीन्स नेट वर्क डन 0 होता है। आप याद रखोगे कोई वर्क डन नहीं होता है। फिर मैं इसको दिखाता भी हूँ कैसे। एक बात और याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के 2 पॉइंट को अगर हम लोग सेलेक्ट कर लें तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के 2 पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 होता है। अब चलो इसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। मान लो मेरे बच्चों कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसके इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हम लोग जो है यानी इस सरफेस पर 2 पॉइंट, चलो फिर इस पर जो हम लोग 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं, एक ये लेते हैं और एक ये लेते हैं। ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। ठीक है मेरे बाबू। तो अगर मैं पॉइंट ए पर पोटेंशियल की बात करूं तो उसका वैल्यू V1 है और पॉइंट बी पर पोटेंशियल की बात करूं तो उसका भी वैल्यू V1 ही है। तो अगर मैं पॉइंट ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो ये हो जाएगा VA माइनस VB और VA माइनस VB बोले तो V1 माइनस V1, यानी कुल मिला के 0। यानी एक ही इक्विपोटेंशियल सरफेस के 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। बिल्कुल वैसे ही आप इस सरफेस पे भी कोई 2 पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, इस सरफेस पर भी कोई भी 2 पॉइंट सेलेक्ट करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। ये थर्ड प्रॉपर्टी आप याद रखोगे। अब सोचो हम लोग ये भी तो पढ़े थे कि वर्क जो होता है ये चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी DW बराबर होता है Q इंटू DV। याद करो मेरे बाबू, ऐसे भी तो हम लोग DV बराबर Q लिखते, DW बाई Q लिखते थे। डेट मीन्स DW बराबर Q इंटू DV लिखोगे और DV बोले तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये 0 है, ये 0 है। तो वर्क डन कितना होना चाहिए तुम ही बताओ, वर्क डन कितना होना चाहिए? 0। यानी जब 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो आपको बताना है कि इसके बीच में वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। तो ये 3 बातें आप याद रखोगे। इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस, डेट मीन्स फील्ड जो होती है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है और इस सरफेस पर किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे तो वर्क डन भी 0 होता है, वर्क डन भी 0 होता है। और ये 3 बातें आप बेहतरीन तरीके से याद रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम हेडिंग देखो, बहुत ही इजी बातें हैं। करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस कितने प्रकार के हो सकते हैं या होते हैं बाबू मेरे? तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एस्फेरिकल यानी गोलीय इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक को बोलते हैं सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस और नेक्स्ट को बोलते हैं हम लोग प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आप याद रखोगे स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस। आप देख लो इसको, टाइप्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। चलो अभी एक एक करके देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। आप ध्यान देना, अभी हम लोग स्फेरिकल की बात करेंगे। स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर बात करते हैं तो आप देखो यहाँ पर एक, मान लो इसके सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज है, वो भी प्लस में एक पॉइंट चार्ज है। मान लो कि Q एक पॉइंट चार्ज है प्लस में, तो इस पॉइंट चार्ज से फोर्स अप्लाइंस आउटसाइड रिलीज हो रही है। तो आप देखो इसमें बहुत सारे कोसेंट्रिक स्फीयर्स दिखेंगे आपको, ये कोसेंट्रिक स्फीयर्स दिखेंगे आपको, बहुत सारे कोसेंट्रिक स्फीयर्स दिखेंगे। तो ये जो कोसेंट्रिक स्फीयर्स हैं बच्चों, किसी भी पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में यानी अराउंड में जो कोसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं, उसी स्फीयर्स को
स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। और आप इस बात को याद रखोगे कि स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा पॉइंट सोर्स के सराउंडिंग में बनता है, अराउंड में बनता है। जब चार्ज का जो सोर्स है वह एक पॉइंट सोर्स हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेरिकल होता है। और ये जान लो कि जो फोर्स अप्लाइंस होती है बिल्कुल आप देखोगे ऐसे कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे बन रही हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर आपको ऐसे देखेंगे, रेडियली आउटवर्ड दिख रहा होगा आपको, रेडियली आउटवर्ड आपको दिख रहा होगा ये। तो ये फोर्स अप्लाइंस होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस इसको बोलते हैं। ये सभी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस है आपको दिखेंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस के रेडियली आउटवर्ड, आपको ये दिखेंगी रेडियली आउटवर्ड होती हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। फोर्स अप्लाइंस जो होती है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात बोलें तो कहता है कि व्हेन सोर्स ऑफ चार्ज इज अ पॉइंट सोर्स देन इक्विपोटेंशियल सरफेस अराउंड इट इज स्फेरिकल। दैट मीन्स मैं लिख भी दे रहा हूँ, कह रहे कि व्हेन सोर्स ऑफ चार्ज is a point source then equipotential surface surfaces around it are spherical। देखिए ये जितने कोसेंट्रिक स्फीयर्स दिख रहे हैं ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। एक ये आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये सभी स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि जो फोर्स अप्लाइंस होती है वो हमेशा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। ये बच्चों अगर पॉइंट सोर्स है तो हो सकता है इसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल बराबर हो बट V1 हो, और इसके ईच पॉइंट पर V2 हो, और इसके ईच पॉइंट पर V3 हो। V1 का अगर यहाँ पर V1 है तो यहाँ भी V1 होगा, यहाँ भी V1 होगा, यहाँ भी V1 होगा, यहाँ भी V1 होगा। इस हाइपोथेटिकल सरफेस के ईच पॉइंट पर पोटेंशियल V1 ही होगा, इसलिए जो हाइपोथेटिकल सरफेस है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर ये सेकंड आपने V2 कंसीडर किया है तो इसके ईच पॉइंट पर यहाँ पर अगर V2 है तो यहाँ भी V2 होगा, यहाँ भी V2 होगा, यहाँ भी V2 होगा। इसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल V2 होगा और बिल्कुल ये स्फेरिकल सरफेस होगी तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। अगर आप इसको कंसीडर करें और इसके ईच पॉइंट पर पोटेंशियल V3 है तो यानी इसके एक पॉइंट पर अगर V3 है तो ईच पॉइंट पर V3 होगा, ईच पॉइंट पर पोटेंशियल V3 होगा। दैट मीन्स ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो जितने भी आप कोसेंट्रिक स्फीयर्स इमेजिंग कर सकते हो सभी के सभी जो है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। आप ये मत सोचना कि V1 V2 V3 बराबर होगा, नहीं। जो सोर्स के पास में है पॉजिटिव चार्ज के लिए वहाँ पोटेंशियल हाई होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी पोटेंशियल घटते जाएगा। बट इस सरफेस के ईच पॉइंट पे आपस में बराबर होगा, इस सरफेस के ईच पॉइंट पे आपस में बराबर होगा, इस सरफेस के ईच पॉइंट पर आपस में बराबर होगा। बिल्कुल ये आपका जो है स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है और मुझे विश्वास है कि आपको बहुत बेहतरीन दिख रहा होगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लें, नहीं तो और भी हम लोग एनिमेशन से देखते हैं, देखते रहिए, आप आगे बढ़ते रहिए। देखिए आप और ध्यान से देखिए, एक आपको जो रेड बॉल दिख रहा है उसको पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए और देखिए कि इसके परपेंडिकुलर जितने भी ये ग्रीन जो है आपको एरो दिख रहे हैं ये सभी के सभी इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस है। और रेड बॉल जो है अगर स्फेरिकल है तो जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे आप इसको सेंटर लेकर के ड्रा करेंगे, ये सभी के सभी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, ये जितने भी आप कोसेंट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, कोसेंट्रिक स्फीयर की बात करेंगे, ये सभी कोसेंट्रिक स्फीयर्स जो होंगे आपस में इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। और जो
फोर्स अप्लाइंस होगी हमेशा इस सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगी, हमेशा सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होगी, रेडियली आउटवर्ड या इनसाइड होगी। तो आप बात को समझ गए होंगे। ये सोर्स जो है अगर पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल सोर्स है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा कोसेंट्रिक स्फीयर बनेगा। आइए इसको यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है, तो ये देखिए बहुत सारे आपको जो है स्फेरिकल सरफेस जो है दिखाए गए हैं, ये सभी कोसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, ये सभी कोसेंट्रिक स्फीयर्स आपको दिख रहे हैं। ये जितने भी कोसेंट्रिक स्फीयर्स हैं ये सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस को इंडिकेट कर रहे हैं। बट कौन से इक्विपोटेंशियल सरफेस? स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या सभी बच्चे स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ गए? चलो ये देखो, ये एरो देख के दिखा दिया गया कि ये स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये जो लाइन जा रही है ये फोर्स ऑफ लाइन से, ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान से देखिए, इसको एकदम बेहतरीन तरीके से देखिए। 3D में आपको जो है सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस दिखाया गया है। सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर बात कर दें तो देखिए आप इसको बेहतरीन तरीके से दिखाया गया आपको। ये मान लो बाबू, ये जो रेड कलर का एक रॉड दिख रहा होगा आपको, ये मान लो एक पॉजिटिव चार्ज रॉड है जिसपे चार्ज डेंसिटी कुछ ना कुछ है। अब देखो उस रॉड को तुम एक्सिस कंसीडर कर लो, तो उस एक्सिस के अराउंड जो होंगे जितने कोएक्सियल सिलेंडर होंगे, जितने कोएक्सियल सिलेंडर होंगे, ये सभी के सभी जो है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ध्यान से देखोगे ये सभी के सभी जो है एक कोएक्सियल सिलेंडर को इंडिकेट कर रहे हैं। फिर से ये देखो नेक्स्ट, बहुत सारे आपको दिखेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये भी आपको एक कोसेंट्रिक सिलेंडर दिख रहा है, कोएक्सियल सिलेंडर दिख रहा होगा आपको। ये बिल्कुल सिलेंडर है, 3D की वजह से थोड़ा सा ऐसे आपको जो है इनक्लाइन दिख रहा होगा। ये बिल्कुल सिलेंडर है बाबू मेरे। आप इसको और भी बेहतरीन तरीके से देखिए, आपको एक और सिलेंडर दिख रहा होगा, ये कोसेंट्रिक सिलेंडर है। ये कोसेंट्रिक सिलेंडर आपको दिख रहा होगा, सॉरी कोएक्सियल सिलेंडर की बात कर रहा हूँ मैं, कोएक्सियल सिलेंडर आपको दिख रहा होगा। तो ये जितने भी कोएक्सियल सिलेंडर्स हैं ये सभी के सभी सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं। और आप इसको ध्यान से देखें कि ये जो रे ऑफ लाइट आपको दिख रही है, ये जो रे की जैसी जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस होती है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस होती है बाबू मेरे, ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस होती है। जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइंस होती है। अब ये आपको ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइंस दिख रहा होगा, ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में आपको फोर्स अप्लाइंस दिख रहा होगा। देखिए बिल्कुल सिलेंडर के ईच सिलेंडर के सरफेस के परपेंडिकुलर आपको दिखेगा, ईच सिलेंडर के सरफेस के परपेंडिकुलर आपको दिखेगा। ये ध्यान दीजिए। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर सोर्स ऑफ चार्ज जो है एक लाइन सोर्स हो, तो उसके सराउंडिंग में, अराउंड में जो हाइपोथेटिकल सिलेंडर्स होते हैं वही एक सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसे बिहेव करते हैं। तो वही कहता है कि व्हेन सोर्स ऑफ चार्ज is a line source, then equipotential surfaces around it are cylindrical। तो इसके अराउंड जितने भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे सभी सिलिंड्रिकल होंगे। आप याद रखेंगे सोर्स ऑफ चार्ज जो है एक लाइन सोर्स होना चाहिए।
अगर एक लाइन सोर्स है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बिल्कुल क्या होंगे, सिलिंड्रिकल होंगे, और फोर्स अप्लाइंस जो होगी बिल्कुल इस सिलेंडर के रेडियस के अलोंग होगी। अगर ये निगेटिव है तो इन साइड होगी और पॉजिटिव है तो आउटसाइड होगी। तो मुझे विश्वास है कि आप सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस समझ गए होंगे। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आप देखो टॉपिक्स को, हेडिंग को बेहतरीन तरीके से देखो, आपको दिखेगा। कह रहा है कि प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ। आप देखना बाबू मेरे, अगर प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात की जाए तो ऐसा सरफेस जो एक बिल्कुल प्लेन हो, स्ट्रेट हो। आप देखो, आपको एक रेड कलर का जो है प्लेट दिख रहा होगा, एक रेड कलर का प्लेट दिख रहा होगा बाबू मेरे। तो ये जो रेड प्लेट आपको दिख रहा है, आप देखो कि फोर्स अप्लाइंस बिल्कुल उसको लग रहा है पेनेट्रेट करके बिल्कुल इसके परपेंडिकुलरली जो पेनेट्रेट करके बाहर निकल रही है। यानी सभी जगह जो है यानी कि सोर्स ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली इसके बाहर निकल रही है पेनेट्रेट करके। तो सोर्स ऑफ चार्ज जो होता है अगर बहुत बड़ी डिस्टेंस पे हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो, तो उस कंडीशन में जो स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, उसका जो स्मॉल पार्ट होता है बिल्कुल एक प्लेन जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस के जैसा बिहेव करता है। शर्त है कि सोर्स ऑफ चार्ज बहुत बड़ी दूरी पर हो, या यूँ समझो कि जो चार्ज पार्टिकल है वो खुद में ही एक स्टेट प्लेट हो। चार्ज पार्टिकल जो है खुद में एक स्टेट प्लेट हो, तो उसके पैरेलल जितने भी सरफेस होते हैं, इसके पैरेलल आप जितने भी सरफेस कंसीडर कर लो, सभी के सभी बाबू मारे एक प्लेन जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। इसके पैरेलल जितने भी आप सरफेस इमेजिंग कर लो, ये सभी के सभी बाबू मेरे एक प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। आप जितने भी जो है सोर्स इसके पैरेलल जितने भी जो है सरफेस कंसीडर कर लो, ये सभी के सभी प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। और आप जान लो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है और जो आपका सोर्स ऑफ लाइट फोर्स अप्लाइंस होता है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होती है। अगर ये सोर्स ऑफ चार्ज एक बहुत बड़ी डिस्टेंस पर हो तो स्फेरिकल या सिलेंडर का इसका स्मॉल पार्ट प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, या अगर सोर्स ऑफ चार्ज ही बिल्कुल जो है आपके स्क्रीन के जैसा स्टेट हो, तो इसके पैरेलल जितने भी सरफेस होंगे सभी के सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस तो होंगे, लेकिन प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। ये बातें आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। चलो मैंने इसको एक और एनिमेशन से दिखा दिया है। बिल्कुल वही आपको ये जो रेड प्लेट दिख रहा है, आपको ये रेड प्लेट दिख रहा है, और ये जो ग्रीन कलर की जो है फोर्स अप्लाइंस दिख रही हैं, ग्रीन कलर की फोर्स अप्लाइंस दिख रही है, जैसे लग रहा है उसको पेनिट्रेट करके बाहर चल रही है। ये आपका एक प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसके पैरेलल जितने भी आप सरफेस की इमेजिंग करोगे, इसके पैरेलल जितने भी आप सरफेस की इमेजिंग करोगे, सब के सब प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे, सभी के सभी जो कि प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है बाबू मेरे, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है ये स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन होती है। सभी इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होती है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है फोर्स अप्लाइंस होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के किसी भी दो पॉइंट पर अगर आप किसी चार्ज को रोटेट करके कहीं से कहीं ले जाते हो तो नेट वर्क डन जीरो होता है, नेट वर्क डन जीरो होता है। दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल की अगर बात करें, दो पॉइंट के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो ये हमेशा जीरो होता है। बस इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आज के लिए हम लोग इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद।